नमस्कार दोस्तों, आइए आज लॉजिकल फैलेसीज को डिस्कस करते हैं जिसको कि पॉलिटिशियंस और चालाक लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आर्गुमेंट्स को जीतने के लिए, सच को छुपाने के लिए और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कई लॉजिकल फैलेसीज हैं, तो हम 6 इम्पॉर्टेंट और की लॉजिकल फैलेसीज को कवर करेंगे। ये 3 वीडियोस के अक्रॉस कवर होंगी और जो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे एड होमिनन और स्ट्रॉमैन फैलेसी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फैलेसीज की इंट्रिकेसीज को समझें और हम आर्गुमेंट से गुमराह ना हो और सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। हमें ऐसा लगता है कि जो स्पोक्स पर्सन्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में लॉजिकल फैलेसीज में एक्सपर्ट होते हैं। जो पहली लॉजिकल फैलेसी है वो है एड होमिनम फैलेसी। इसको लैटिन में अगेंस्ट द मैन भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन्स और आर्गुमेंट्स में यूज़ होती है। इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो आर्गुमेंट कर रहा होता है उसके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। इसमें आप लॉजिकल आर्गुमेंट को बाईपास कर देते हैं और जो आपके अपोजिशन में बंदा होता है उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर चीज़ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल ये हो गया कि अगर आपसे कोई आर्गुमेंट करे तो आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अटैक करके ये कह दो कि आप तो हाई स्कूल या ग्रेजुएट भी नहीं हो, इसलिए आप इस बात को नहीं समझ सकते। और स्पेसिफिकली इलेक्शन के टाइम पे कोई ये कहे कि इस आदमी का चेहरा देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने के लायक भी नहीं है, इसको हम कैसे वोट कर सकते हैं। या अगर कोई वेजिटेरियन के फ़ायदे बता रहा हो तो आप उसको कहो कि तू खुद तो नॉन वेजिटेरियन है, तो फिर तो वेजिटेरियन की बात कैसे कर सकता है। इस फैलेसी में आप पर्सन को अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक्चुअल आर्गुमेंट को एड्रेस नहीं करते और बाईपास कर देते हैं। हमने अक्सर टीवी डिबेट्स में भी देखा होगा कि शुरू तो वो लॉजिकल आर्गुमेंट से होती है, लेकिन अल्टीमेटली आते आते हिंदू, मुस्लिम, आरएसएस, देशद्रोही, एंटी नेशनल और न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। मुझे एक अपने स्कूल का एग्जाम्पल याद आता है कि हमारा क्लास टीचर एनुअल फंक्शन अरेंज कर रहा था। तो एज़ यूजुअल उसने कुछ टॉपर्स को इकट्ठा किया और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और प्लानिंग वगैरह शुरू कर दी। तो उसमें से हमारी क्लास में एक और लड़का था जो पढ़ाई में मीडियोकर था, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा था। तो उसने भी काफ़ी कुछ सजेशन देने शुरू किए। तो हमारा जो क्लास टीचर था वो काफ़ी चीज़्ड ऑफ हो गया और उसने उसको कहा कि यार तेरे 60% तो आते नहीं हैं और तू यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है एनुअल फंक्शन के लिए। तो अगर आप देखें तो एनुअल फंक्शन और एकेडमिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं स्कूल टाइम का एक और एग्जांपल लूँ तो जब हमारा हाउस कैप्टन का सिलेक्शन हो रहा था, जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारी हेड मैम आई और 11th 12th और 12th के स्टूडेंट्स को की मीटिंग रखी और वो हाउस कैप्टन का सिलेक्शन कर रही थी। तो वो काफ़ी एडैमेंट थी कि हाउस कैप्टन साइंस स्ट्रीम का ही होगा और हम लोगों ने उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है 12th स्टैंडर्ड में और नॉर्मली वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन में ही बिजी रहते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा हाउस की एक्टिविटीज़ के लिए। बट शी वॉज सो बहुत ज़्यादा एडैमेंट थी कि वो आप थोड़े टाइम के लिए भी आ जाओ। तो इसमें अगर आप देखें तो एकेडमिक्स और एक तरह से एजुकेशन का हाउस की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे में कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी थे जो काफ़ी काफ़ी अच्छे थे एंड दे वांटेड टू लीड इन टर्म्स ऑफ हाउस कैप्टन, लेकिन मैम बहुत ज़्यादा ही एडैमेंट थी। और बड़ी सरप्राइजिंग या आश्चर्य की बात यह है कि वो हिंदी की मैम थी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाती थी और हमारा तो वो सिर्फ एक हिंदी कोर का सब्जेक्ट लेती थी, वो भी जिन्होंने सिर्फ मैथ्स या बायो लिया हो। नेक्स्ट जो लॉजिकल फैलेसी है वो है स्ट्रॉमैन फैलेसी। ये तो पॉलिटिकल डिबेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें आप क्या करते हो कि अपोजिशन जो जो आर्गुमेंट आपके सामने रखता है, एज द नेम सजेस्ट, उसका आप एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बना लेते हो, स्ट्रॉमैन बना लेते हो, जिसमें कि कुछ स्ट्रेट उस आर्गुमेंट या क्वेश्चन के होते हैं और उसके अलावा आप अपने हिसाब से एक नया क्वेश्चन ही बना लेते हो और थ्रू आउट द आर्गुमेंट आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटैक करते रहते हो। तो देखने वाले को ये लगता है कि आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट दे रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली सही प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो। आपने अपने हिसाब से एक सवाल क्रिएट किया हुआ है और इसी को आप बार बार अटैक कर रहे हो। ये पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आप एक्चुअल क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं करते हो, पर अपने हिसाब से ही जो आपने क्वेश्चन बनाया है उसी का रिपीटेडली आंसर करते रहते हो, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप रीसेंट आर्गुमेंट जो देखें जो कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर संजय राउत के बीच में हुआ है, तो इसमें संजय राउत बार बार ये कह रहे थे कि कंगना ने शिवाजी महाराज की बेइज्जती की है या फिर महाराष्ट्र की बेइज्जती की है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो
कंगना रनौत ने कभी भी शिवाजी के अगेंस्ट या महाराष्ट्र के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। आई मीन इसके अगेंस्ट तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो कंगना बार बार ये कह रही थी कि शिवसेना को दिखाने के लिए वो कश्मीरी पंडितों पे पिक्चर बनाएगी या फिर वो अयोध्या पे और हिंदूज पे पिक्चर बनाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो शिवसेना ने कभी भी कश्मीरी पंडित का तो अपोज नहीं किया या फिर अयोध्या में मंदिर का तो अपोज नहीं किया। तो ये दोनों ही संजय राउत और कंगना रनौत दोनों ही स्ट्रॉमैन फैलेसी का बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे और जो अपने सपोर्टर्स को बहुत अच्छे से बेवकूफ बना रहे थे। अगर आप देखें तो दोनों के आर्गुमेंट्स बिल्कुल बेसलेस थे, लेकिन इस तरह के वर्ड्स यूज करने से पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज या इस तरह के वर्ड से पब्लिक सिंपैथी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये थी की लॉजिकल फैलेसीज जिससे कि एक इंसान इजीली मिसलीड हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों की या आर्गुमेंट की डिटेल्स में जाएं और इन फैलेसीज से मिसलीड ना हो और सही और गलत का सही आकलन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 ऑफ द वीडियो होगा लॉजिकल फैलेसीज के ऊपर, उसमें हम कवर करेंगे द बैंडवैगन फैलेसी और अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।